बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ह्यूमन सेंटिपीड। कहानी की शुरुआत में एक रिटायर्ड सर्जन को दिखाया जाता है जिसका नाम जोसेफ है। दरअसल जब वो अपनी नौकरी में था तो वो जुड़वा बच्चों को एक दूसरे से अलग करने का काम करता था, यानी कि जो जुड़वा बच्चे एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते थे उन्हें वो सर्जरी से अलग किया करता था। उसके हाथ में एक फोटो होता है जिसमें 3 डॉग्स एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। दरअसल उसने इन तीनों डॉग्स को ऑपरेशन से सर्जरी से एक दूसरे के साथ चिपका दिया होता है। वहीं हमें इसी शहर में 2 अमेरिकन लड़कियों को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम जेनी और दूसरी का नाम लिंसी है। ये दोनों के दोनों अमेरिका से जर्मनी घूमने के लिए आए हैं। रात को इन्हें एक पार्टी में जाना होता है। ये एक कार किराए पर लेते हैं और पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ता बहुत ही सुनसान होता है, जंगल का होता है। ये दोनों रास्ता भूल जाते हैं और तभी इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब ये दोनों के दोनों जंगल में हैं, इसीलिए इनके मोबाइल में कवरेज नहीं आता, ये किसी को फोन नहीं कर पाती। इसीलिए अब इन्हें यहाँ पर मदद के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ये फैसला करते हैं कि ये आसपास किसी घर को ढूंढेंगी। ये दोनों की दोनों जंगल की तरफ बढ़ चलती है और तभी इन्हें घर में रोशनी दिखाई देती है और इससे पहले कि ये घर तक पहुंचते यहाँ पर बारिश हो जाती है। दोनों के दोनों भीग जाते हैं। अब ये उस घर के दरवाजे को नॉक करते हैं और अंदर से प्रोफेसर जोसेफ बाहर निकलते हैं। वो इन दोनों को बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें यहाँ से एक फोन करना है। प्रोफेसर जोसेफ इन दोनों को अंदर बुला लेते हैं और इसके बाद वो किचन में पानी लेने के लिए जाते हैं। वो इनके पानी में ड्रग्स मिला देते हैं और इन दोनों को वो पानी पीने के लिए देते हैं। इनमें से एक तो पानी पी लेती है, लेकिन जब दूसरी पानी पीने वाली होती है तो गलती से वो गिलास गिर जाता है और पानी नीचे गिर जाता है। इस बात से प्रोफेसर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं नीचे से कुछ साफ करने के लिए लाता हूँ। वो बेसमेंट में जाते हैं और एक इंजेक्शन में कुछ दवा भरते हैं और जब तक वो ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़की लगभग बेहोश हो चुकी होती है और दूसरी को वो इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो ये प्रोफेसर की लैब में होते हैं। यहाँ पर एक आदमी पहले से बंधा हुआ होता है जिसे प्रोफेसर ने पहले किडनैप किया होता है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर यहाँ पर आते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि तुम इनके साथ मैच नहीं करते और इसके बाद प्रोफेसर जोसेफ उसे मार देते हैं। दरअसल प्रोफेसर जोसेफ 3 लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं जिसमें खाना तो एक खाएगा लेकिन तीनों का डाइजेस्टिव सिस्टम एक साथ काम करेगा, जो आज से पहले कभी किसी डॉक्टर ने नहीं किया। दरअसल प्रोफेसर जोसेफ अब पूरी तरह से एक साइको बन चुके हैं। कुछ दिनों बाद वो यहाँ पर एक दूसरे आदमी को लाते हैं जो जैपनीज होता है और उसे भी इनके साथ वाले बेड पर बांध देता है। वो इन तीनों को बताता है कि मैं तुम तीनों को एक साथ जोड़ दूंगा, तुम्हारे घुटनों के लिगामेंट्स को हटा दूंगा जिससे तुम कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे। ये सुनने के बाद ये तीनों के तीनों डर जाते हैं। अब प्रोफेसर जोसेफ एक एक करके इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगता है, पर इससे पहले कि वो लिंसी को इंजेक्शन लगाता वो अपने हाथ खोल देती है और यहाँ से भाग जाती है। वो एक कमरे में छुपी हुई होती है और तभी प्रोफेसर जोसेफ उस कमरे के शीशे को तोड़कर अंदर आ जाता है। लिंसी उस कमरे से भाग जाती है लेकिन वो पूल में गिर जाती है और अब उसके सामने प्रोफेसर जोसेफ होता है। इससे पहले कि प्रोफेसर जोसेफ उसे पकड़ता यहाँ पर लाइट चली जाती है जिसका फायदा उठाकर लिंसी यहाँ से भागकर सीधा उसकी लैब में जाती है जहाँ पर वो जेनी को आजाद करती है और उसे घसीटते हुए लैब से बाहर लाती है क्योंकि वो बेहोश है। पर इससे पहले कि वो जेनी को यहाँ से लेकर निकल पाती उसके पीछे प्रोफेसर जोसेफ आ जाता है। बेहोशी के इंजेक्शन वाली गन से लिंसी को भी बेहोश कर देता है और अब जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो एक बार फिर से उसी लैब में बेड के साथ बंधी हुई है। वो बहुत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं है। कुछ ही देर बाद वो अपना ऑपरेशन शुरू कर देता है जो कि काफी घंटों तक चलता है और अब ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इस ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे आगे जैपनीज आदमी होता है, उसके पीछे लिंसी और सबसे पीछे जेनी। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, यानी कि जैपनीज आदमी की जो बैक है उसके साथ उसने लिंसी के मुंह को चिपका दिया है और लिंसी की बैक के साथ उसने जेनी की मुंह को चिपका दिया है। अब ये उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है पर जख्मों की वजह से वो खड़े नहीं हो पाते, उन्हें दर्द हो रहा होता है। प्रोफेसर इनके साथ जानवरों की तरह सलूक करता है। साथ ही यहाँ पर लिंसी की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा होता और वो तय करता है कि उसे लिंसी को यहाँ से बदलना होगा, यानी कि उसे रिप्लेस करना होगा। लिंसी की जगह किसी और को यहाँ पर फिट करना होगा। तभी डोरबेल बजती है और जब प्रोफेसर बाहर जाता है तो वहाँ पर 2 पुलिस वाले होते हैं जो लिंसी को और जेनी को ढूंढ
ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच चुके हैं। वो प्रोफेसर के घर के अंदर आते हैं। प्रोफेसर उनसे पूछता है कि आप कुछ पीना चाहेंगे। वो कहते हैं कि हमें कॉफ़ी पीनी है, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि मैं सिर्फ आपको पानी दे सकता हूँ। इसके बाद वो पानी लेने के लिए जाता है और उसके अंदर वही ड्रग्स मिला देता है जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं। पुलिस वालों को प्रोफेसर पर शक तो पहले से था, लेकिन अब उसकी हरकतों से उनका शक और भी पक्का हो चुका है। वो प्रोफेसर से कहते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर गायब हुआ था जिसके पास तुम्हारी मर्सिडीज मिली थी। ये वही ट्रक ड्राइवर होता है जो सबसे पहले लिंसी और जेनी के साथ था, जिसे प्रोफेसर ने मार दिया था। साथ ही लिंसी और जेनी की गाड़ी भी इसके घर से कुछ ही दूरी पर मिली होती है। पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम्हारे घर से कुछ लोगों ने लड़कियों के चीखने की आवाजें सुनी है। ये सुनकर प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें पानी पीने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, इसीलिए वो गिलास को गिरा देते हैं। प्रोफेसर कहता है कि मैं साफ करने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो नीचे जाता है और इंजेक्शन में बेहोशी की दवा भरता है, लेकिन जब वो ऊपर आता है तो उसका पर्दा फाश हो जाता है। पुलिस वाले उस इंजेक्शन को देख लेते हैं। प्रोफेसर कहता है कि तुम इस तरह किसी भी शरीफ आदमी के घर आकर उसे परेशान नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें वारंट लाना होगा। दोनों पुलिस वाले यहाँ से वारंट लेने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर अपनी लैब के उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसने उन तीनों को रखा हुआ है, पर वहाँ पर वो सेंटीपेड यानी कि वो तीनों नहीं होते, वो छुप गए होते हैं। और जब प्रोफेसर उन्हें ढूंढ रहा होता है तो वो उसके पैर पर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। वो नीचे गिर जाता है और इसके बाद ये सेंटीपेड यानी कि ये तीनों लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। प्रोफेसर भी घुटनों के बल घिसटता हुआ ऊपर इनके पीछे आता है। ऊपर जैपनीज उस कांच को तोड़ देता है जो उसके सामने होता है, और इससे पहले कि प्रोफेसर इन तक पहुंचता जैपनीज अपनी जान खुद ले लेता है। वहीं बाहर वो दोनों पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं, घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और दोनों अलग अलग प्रोफेसर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स में से एक की हालत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पिछली बार जब प्रोफेसर ने इन दोनों को पानी दिया था तो एक ने पानी पी लिया था और अब ड्रग्स का नशा उसके सिर पर चढ़ चुका है। वहीं दूसरा सीनियर पुलिस वाला सेंटीपेड तक पहुंच जाता है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अब वो प्रोफेसर को ढूंढ ही रहा होता है कि वो देखता है कि प्रोफेसर उसी के सामने बैठा है। प्रोफेसर के पास दूसरे पुलिस वाले की गन होती है, जिससे वो पुलिस वाले पर गोली चला देता है, पर इससे पहले कि पुलिस वाला मरता वो प्रोफेसर जोसेफ को गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों पुलिस वाले भी अब मर चुके हैं और अब यहाँ पर लिंसी और जेनी के अलावा कोई नहीं बचा। लेकिन ये दोनों यहाँ से चाहकर भी नहीं भाग सकते, क्योंकि इनके जो आगे का साथी है उसकी मृत्यु हो चुकी है। यहीं पर फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट की शुरुआत में हमें लंदन का एक पार्किंग गैराज दिखाया जाता है, जहां पर मार्टिन नाम का एक आदमी काम करता है। वो यहाँ पर सेंटीपेड की फुटेज देख रहा होता है, यानी कि पिछली कहानी में जो भी फुटेज प्रोफेसर जोसेफ ने बनाई थी वो उन फुटेज को बार बार देख रहा होता है। दरअसल ये ओवरवेट है, ये मेंटली चैलेंज्ड है, इसे अस्थमा भी है। तभी वो कैमरे में देखता है कि वहां पर एक कपल आपस में लड़ रहा है। दरअसल इनकी चाबी भी खो चुकी है, इसीलिए गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा होता। मार्टिन इनके पास जाता है। वहां पर जो लड़का होता है मार्टिन को बहुत उल्टा सीधा कहता है। इस बात से मार्टिन को गुस्सा आता है और उसके पास जो पिस्टल होती है उससे वो लड़के के पैर पर गोली चला देता है। साथ ही वो लड़की को भी मारकर बेहोश कर देता है। ये दोनों बेहोश हो चुके हैं और मार्टिन इन दोनों को अपनी गाड़ी में रखकर वापस अपने केबिन में आ जाता है और एक बार फिर से डॉक्टर जोसेफ की बनाई हुई फुटेज को, जिसमें सेंटीपेड होता है, उसे देखना शुरू कर देता है। शाम को जब उसकी छुट्टी हो जाती है तो वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है, जिसमें वो कपल भी है। दरअसल उसने एक नई जगह किराए पे ली है। वहां पहुंचने के बाद उस जगह का मालिक आता है, वो उससे किराया मांगता है, लेकिन उसे भी मार्टिन बेहोश कर देता है। अब वो इन तीनों को अंदर ले आता है। तभी उसे कास्टिंग एजेंसी से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि जिन एक्टर्स की उसने डिमांड की थी वो उन्हें उसके पास नहीं भेज सकते क्योंकि वो बिजी है। दरअसल वो यहाँ पर सेंटीपेड की एक फिल्म बना रहा है, यानी कि उसी तरह की फिल्म जिस तरह का एक्सपेरिमेंट प्रोफेसर जोसेफ ने किया था। अब वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके साथ बहुत बुरी तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसे आज डॉक्टर से साइकाइट्रिस्ट से मिलना था। दरअसल जब मार्टिन छोटा था तो उसके पिता उसे सेक्सुअली अब्यूज करते थे, जिस वजह से उसके पिता को जेल हो गई और उसकी मॉम इसके लिए मार्टिन को ही दोषी समझती है। मार्टिन के पास उसका खुद का एक पालतू सेंटीपेड भी होता है जिसे वो फीड करता है। अब वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जिसे मार्टिन की हालत का, उसके इतिहास का सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी उसने भी उसके साथ वही किया होता है जो उसके पिता किया करते थे। डॉक्टर के जाने के बाद मार्टिन की मॉम उसे कहती है कि हमारी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम दोनों अपनी जान दे देंगे। अब जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी ऊपर वाले फ्लोर से म्यूजिक की बहुत लाउड आवाज आती है, जिससे उसकी मॉम परेशान हो जाती है और वो झाड़ू
झाड़ू उठाकर कुर्सी के ऊपर चढ़कर अपनी छत पर ठोकना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद ऊपर से एक पहलवान नीचे आता है जो बहुत गुस्से में होता है और वो देखता है कि वहां पर मार्टिन है। वो मार्टिन को बहुत बुरी तरह से मारता है। मार्टिन अपने आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस की वजह से इंसानों से अब नफरत करता है और साथ ही वो डॉक्टर जोसेफ की तरह कपड़े पहनना भी शुरू कर देता है। वो कई बार उनके रिकॉर्डेड फुटेज को देखता है, साथ ही वो उन स्केचेस को जो डॉक्टर जोसेफ ने ऑपरेशन से पहले बनाई थी वो उन्हें भी कॉपी करता है और इसके बाद वो उस जगह जाता है जहां पर उसने सारे बंदियों को रखा हुआ है। वो सबको एक लाइन में लगा देता है और तभी उसे कास्टिंग वालों का कॉल आता है। वो बताते हैं कि जिस एक्ट्रेस की तुम्हें जरूरत है वो अब ऑडिशन पर आने के लिए तैयार है। दरअसल उसने उसे झूठ कहा था कि वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर का असिस्टेंट है जो कि सेंटिपिड मूवी बना रहा है और अब एक्ट्रेस ऑडिशन के लिए आना चाहती है। इस बात से मार्टिन खुश हो जाता है। मार्टिन जब घर जाता है तो उसके कमरे में अंधेरा होता है। तभी उसकी मॉम आती है और चाकू से उस पर हमला कर देती है, लेकिन मार्टिन वहां पर नहीं सोया होता। वो देखता है कि उसकी मॉम उसे मारना चाहती है। उसकी मॉम उसके बेड के नीचे से उस फाइल को भी हासिल कर लेती है जिसमें सेंटिपिड के ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स होती है। उसकी मॉम को समझ में आ जाता है कि मार्टिन क्या करना चाहता है। गुस्से में वो उस फाइल को फाड़ देती है और इसके बाद मार्टिन को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम को मार देता है। अब शोर सुनकर ऊपर रहने वाला इंसान भी नीचे आ जाता है और मार्टिन उसे भी जख्मी करके बेहोश कर देता है और एक और लड़की को बेहोश करके वो अपने साथ उसी जगह पर ले जाता है जहां पर उसने बाकी बंदियों को रखा हुआ है। तभी उसे कॉल आता है कि एयरपोर्ट पर वो एक्ट्रेस भी आ चुकी है जो ऑडिशन देना चाहती है। वो उसे रिसीव करने के लिए जाता है और इसी जगह पर ले आता है। चारों तरफ अंधेरा होता है और तभी मार्टिन पीछे से उसके सिर पर वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो बाकी लोगों के साथ यहाँ पर होती है और अब मार्टिन प्रोफेसर जोसेफ की तरह इनकी सर्जरी करना शुरू करता है और कई घंटों ऑपरेशन चलने के बाद ठीक इन्हें उसी तरह जोड़ देता है जिस तरह प्रोफेसर जोसेफ ने उन 3 लोगों को जोड़ा था, यानी कि उसने ह्यूमन सेंटिपिड बना दिया है। ये 12 के 12 लोग बहुत ज्यादा पेन में होते हैं। सबसे आगे वही एक्ट्रेस मॉडल होती है। वो उसे खाने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं खाती, इसीलिए मार्टिन उसे जबरदस्ती खिलाता है। एक बार फिर से कास्टिंग एजेंसी से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि सेंटिपिड मूवी के लिए और भी एक्टर्स ऑडिशन देना चाहते हैं। तभी जो सबसे आगे मॉडल होती है वो चिल्लाना शुरू कर देती है जिससे मार्टिन डिस्टर्ब हो जाता है और वो उसे टॉर्चर करता है। तभी यहाँ पर एक लड़की जो प्रेग्नेंट होती है, जो सेंटिपिड का हिस्सा नहीं है, वो यहाँ से भाग जाती है। मार्टिन उसके पीछे भागता है। वो गाड़ी के अंदर छुप जाती है और वहीं वो बच्चे को जन्म देती है। मार्टिन जब वापस आता है तो वो देखता है कि उसका सेंटिपिड 2 हिस्सों में बढ़ चुका है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो यहाँ पर लोगों को मारना शुरू कर देता है और जब वो मॉडल के सामने जाता है तो मॉडल उसके पैरों के बीच में मारती है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। साथ ही वो मार्टिन के पाले हुए सेंटिपिड को उसकी बॉडी के अंदर डाल देती है जिससे मार्टिन तड़पना शुरू हो जाता है। और ठीक इसके बाद हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जो अपनी कार पार्किंग के अंडरग्राउंड लॉट में ठीक उसी तरह बैठा हुआ है जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में बैठा था और वो सेंटिपिड मूवी की एंडिंग देख रहा होता है। दरअसल मार्टिन ने कभी ये किया ही नहीं, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। इसी के साथ सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। थर्ड पार्ट की शुरुआत में हमें एक जेल के वार्डन को दिखाया जाता है जिसका नाम बिल है। बिल के साथ उसका अकाउंटेंट भी होता है जो उसे सेंटिपिड मूवी दिखाता है। हालांकि बिल को ये मूवी ज्यादा पसंद नहीं आती। उसका अकाउंटेंट उसे कहता है कि हमें भी कैदियों को इसी तरह से एक के पीछे एक जोड़ देना चाहिए। दरअसल यहाँ के कैदी बिल की इज्जत नहीं करते और इससे पहले कि बिल कुछ कह पाता उसका फोन रिंग होता है। उसे बताया जाता है कि एक कैदी ने उसके एक साथी को, यानी कि जेल में काम करने वाले एक सिपाही को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। इस बात से बिल को बहुत गुस्सा आता है। वो उस कैदी के सेल में जाता है और उसे बुरी तरह से मारता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब के सब बिल को गाली दे रहे होते हैं। दरअसल बिल खुद एक साइकोपैथ है। बिल कैदियों से परेशान हो चुका है। वो उन्हें सख्त से सख्त सजा देना चाहता है, लेकिन साथ ही यहाँ सेल के जेल के फंड भी खत्म हो रहे होते हैं। वो उनका मेडिकल खर्चा नहीं उठा सकता। अब एक दिन बिल को एक कॉल आता है जिसमें उसे धमकी दी जाती है। बिल इस बात से डर जाता है पर उसे जल्दी पता चल जाता है कि ये उसी की जेल के एक कैदी ने करवाया है। वो उसके पास जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये बात हायर अथॉरिटीज को पता चल जाती है और वो एक ऑफिसर को बिल के पास भेजते हैं। वो ऑफिसर बिल से कहता है कि अगर तुमने जेल में जल्दी वायलेंस खत्म नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे अकाउंटेंट को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं कुछ दिनों बाद एक बार फिर से आऊंगा। इस बात से बिल को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो एक कैदी के पास जाता है जिससे वो बहुत नफरत करता है और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है।
बिल अब परेशान है, वो अपने ऑफिस में है। उसका अकाउंटेंट कहता है कि तुम कैदियों को टॉर्चर करते हो, लेकिन इसका उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता, बल्कि उनके इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। क्यों ना हम इन कैदियों का सेंटीपिड बना दें, ताकि तुम्हारे आगे सब के सब घुटनों पर रेंग कर चलें, और ना ही खाने का खर्चा होगा और ना ही मेडिकेशन का। पर बिल उसकी बात इस बार भी नहीं मानता। रात को जब बिल सो रहा होता है तो उसे सपना आता है कि सब कैदियों ने उस पर हमला कर दिया है, वो उसे मार रहे हैं, जिस बात से बिल बुरी तरह से डर जाता है। और अगले दिन वो अपने ऑफिस जाकर ये फैसला करता है कि वो इन कैदियों का ह्यूमन सेंटीपिड बनाएगा। इसीलिए वो यहाँ पर एक डॉक्टर को बुलाता है और उससे पूछता है क्या ह्यूमन सेंटीपिड बनाया जा सकता है। डॉक्टर कहता है कि हाँ, बनाया जा सकता है। और इस बार इनके ह्यूमन सेंटीपिड में ये बहुत सारी चीजें बदलते हैं। बिल भी अब पूरी तरह से कन्विंस्ड हो चुका है और वो बहुत सारे कैदियों को चुनता है जिनसे वो ह्यूमन सेंटीपिड बनाएगा। पर ऐसा करने से पहले वो उन्हें ह्यूमन सेंटीपिड की फिल्म दिखाता है, ताकि उनके दिल में बिल का खौफ बैठ जाए। और होता भी ऐसा है, सब के सब कैदी डर जाते हैं, वो अग्रेसिव हो जाते हैं और बिल पर हमला करने लगते हैं। बिल किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है और वो सारे कैदी गुस्से में बिल की सेक्रेटरी को मार देते हैं। अब यहाँ पर फोर्सेस आ जाती है और वो सारे कैदियों को एक बार फिर से पकड़कर सेल्स के अंदर डाल देती हैं। बिल अब गुस्से में है और वो ह्यूमन सेंटीपिड बनाना चाहता है, इसीलिए वो अपनी बेहोश करने वाली गन से सभी को बेहोश कर देता है। और जब उन लोगों को होश आता है तो वो सब एक बेड के साथ बंधे हुए होते हैं। डॉक्टर बताता है कि बहुत सारे लोगों को हम ह्यूमन सेंटीपिड में नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो मेडिकली एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो रहे होते। बिल उन सब कैदियों को मार देता है जिन्हें वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अब ऑपरेशन शुरू हो जाता है और कुछ ही दिनों के ऑपरेशन के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सेंटीपिड बना देते हैं। यहाँ पर सभी कैदी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये मंजर बहुत ही खौफनाक होता है। अब यहाँ पर वो सीनियर ऑफिसर भी आ जाता है जिसने बिल को और उसके अकाउंटेंट को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने जेल में वायलेंस खत्म नहीं किया तो वो उन्हें नौकरी से निकाल देगा। लेकिन बिल कहता है कि अब वायलेंस हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और वो उसे जेल के ग्राउंड में ले जाता है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सेंटीपिड है। ये देखकर वो ऑफिसर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। बिल उसे बताता है कि अब हमें कैदियों की देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से कोई भाग नहीं सकता और ना ही हमें इनकी खुराक पर पैसे वेस्ट करने की जरूरत है। हमने इनका ऑपरेशन करके इन्हें इस तरह से जोड़ा हुआ है कि जब भी किसी कैदी की सजा खत्म हो जाएगी तो उसे इस सेंटीपिड से अलग कर दिया जाएगा और बाहर की दुनिया में छोड़ दिया जाएगा। वो नॉर्मल अपनी जिंदगी पहले की तरह जी सकता है। यहाँ पर उसने और भी बुरा किया होता है, उसने कुछ कैदियों को कैटरपिलर बना दिया होता है, यानी कि उनके हाथ और पैरों को उनके शरीर से अलग कर दिया होता है। ये सब देखकर ऑफिसर, दरअसल ये ऑफिसर नहीं बल्कि गवर्नर है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बिल को और उसके अकाउंटेंट को सजाए मौत देकर यहाँ से निकल जाता है। बिल इस सजा से पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो डॉक्टर को और अपने अकाउंटेंट को मार देता है। अगले पल यहाँ पर ऑफिसर यानी कि गवर्नर दोबारा आता है और बिल से कहता है कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, अमेरिका को इस तरह की सजा की जरूरत थी। लेकिन बिल अब उसे भी गोली मार देता है ताकि इसका पूरा क्रेडिट उसे मिल सके। और अंत में दिखाया जाता है कि बिल कैदियों के बीच में है और वो बहुत खुश है। इसी के साथ ये तीसरा पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो ये थी द ह्यूमन सेंटीपिड के तीनों पार्ट्स की कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।